कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकाल लाइए ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो। कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन लें? ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि 2 लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सुरभि की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ।
पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरीलाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरीलाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरीलाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरीलाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। हो माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है। जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई।
आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई। दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो, मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे। अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ, मेरी भी कमर टूट गई है। मुझे बचाओ। अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो। एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलूं, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए। अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया।
वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं, राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे, शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी। फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीन बंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवाकर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियाँ, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई। वहां से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबकी चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थीं।
बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो, जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो। राघव एक चाकू लेकर आया पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुँहे कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था।